हाँ जी, good morning. So in the previous class we have started a new act called Indian Contract Act 1872. हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया था और इसकी कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस की थी। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे एक बार रिकैप कर लेते हैं सबके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था इसका हैप्पी बर्थडे जो है 1 सितंबर 1872, दैट इज यानी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हुआ था फ्रॉम 1 सितंबर 1872। देन उसके बाद हमने बात की थी कि सर इसकी कवरेज क्या होगी। तो कवरेज में दो पार्ट्स में हमने पढ़ना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 कवर सेक्शन 1 to 72 एंड पार्ट 2 कवर्स द सेक्शन 124 to 238। पार्ट 1 की अगर हम बात करें जर्नल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पार्ट 2 की बात करें स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एक कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है एक हम बात करें तो डेली बेसिस पे हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। लाइक मैंने आपको एग्जांपल बताया, आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, आप बसेस से ट्रैवल करते हैं, आप कोई भी चीज परचेज करते हैं, हमारे घर दूध वाला दूध देने आता है, हमारे पास न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देने आता है। ये सब चीजें किस में कवर होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट में कवर होती हैं। तो यहाँ पे जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग लेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो जर्नल मीनिंग हमेशा देगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है मैंने आपको बताया था, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप तो सबको याद भी होगी। एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एक ऐसा अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर टू थिंग्स, वन इज अग्रीमेंट, अनदर इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। नाउ इन्फोर्सेबल बाय लॉ को हमने पढ़ा था। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है विच क्रिएट्स द लीगल ऑब्लिगेशंस या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का मतलब है ड्यूटी टू डू और ड्यूटी नॉट टू डू, यानी किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए, यानी पॉजिटिव एक्ट नेगेटिव एक्ट कोई भी कंडीशन रखी जा सकती है। एंड ड्यूटी नॉट टू डू को लॉ में हम क्या बोलते हैं? अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मैंने बताया था ये जो लैंग्वेज है हम आगे यूज करेंगे। एंड फिर हमने डिस्कस किया था अग्रीमेंट। व्हाट इज एन अग्रीमेंट? अग्रीमेंट को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 क्लॉज E। सर अग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो वो कहता है जी एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, यानी देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस एंड एक प्रॉमिस भी हो सकता है, एक से ज्यादा प्रोमिसेस भी हो सकते हैं एंड बदले में कुछ कंसीडरेशन का होना जरूरी है। कंसीडरेशन में भी एनीथिंग समथिंग इन रिटर्न, जरूरी नहीं है कि मॉनिटरी हो, यहाँ पे कंसीडरेशन कुछ भी हो सकता है, राइट। एंड कंसीडरेशन के लिए लैटिन मैक्सिम है क्विड प्रो क्वो समथिंग इन रिटर्न। फिर हमने बात की थी जो अग्रीमेंट है एज पर लॉ देयर आर टू टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, फर्स्ट इज कॉल्ड सोशल एंड सेकंड इज कॉल्ड लीगल। व्हाट आर सोशल अग्रीमेंट्स? मैंने आपको बताया था जिसमें पार्टी की इंटेंशन नहीं होती, in which parties have no intention to create the legal relationship, उसे हम बोलते हैं सोशल अग्रीमेंट। एंड लीगल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? in which parties have intention to create the legal relationship। एंड हमने डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे कि सर हमारे डेली बेसिस पे सोशल अग्रीमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं। लाइक घर में हम मम्मी को कुछ काम कह देते हैं, मम्मी प्रॉमिस करती है, शाम को वो काम नहीं होता, ठीक है, इसका मतलब वो लीगल अग्रीमेंट नहीं है, वो सोशल अग्रीमेंट्स है। इसमें पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं थी। तो हम मम्मी को स्यू नहीं कर सकते, पापा को स्यू नहीं कर सकते, पापा मम्मी को स्यू नहीं कर सकते, मतलब ये सारे सोशल अग्रीमेंट्स हैं। तो यहाँ पे पार्टीज की इंटेंशन जो है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं होती। लेकिन लीगल अग्रीमेंट्स क्या है? मैंने बोला जिनमें पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होती है। और जनरली जो लीगल अग्रीमेंट्स हैं वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं। एंड इसीलिए जो लीगल रिलेशनशिप है उसको टेक्निकली हम लॉ में वर्ड बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी लीगल अग्रीमेंट्स हैं दे फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कैसे सर? आप देखें, अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसमें पार्टीज की इंटेंशन है टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन, तो सर उसी को हम लीगल अग्रीमेंट बोल रहे हैं। एंड टेक्निकली जो लीगल अग्रीमेंट्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एंड हमने कंक्लूड किया था, अगर आपको ध्यान हो, लास्ट में कंक्लूड क्या किया था कि सर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये भी बात की थी कि सर अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट हैज अ वाइडर मीनिंग देन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अग्रीमेंट दो हैं, एक है सोशल और एक है लीगल। सिर्फ लीगल को क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। फिर हमने जाते जाते फिगर बनाई थी, चार्ट बनाया था। कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें चाहिए, अग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ।
अग्रीमेंट में दो चीजें चाहिए, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। मैंने आपको बताया था प्रॉमिस, प्रॉमिस में मिनिमम 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड, एक पर्सन ऑफर देगा, दूसरा पर्सन एक्सेप्टेंस। ये आगे चैप्टर्स में आएगा तब हम बात करेंगे। तो हमने ये लास्ट में जाते जाते कंक्लूड किया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है सर, सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, ओनली दोज अग्रीमेंट्स विच हैव द इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप विल फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अग्रीमेंट हैज अ वाइडर मीनिंग देन कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? चलें जी आगे। तो ये इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स की अगर हम बात करें, देखो बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक ही है लेकिन 3 कैटेगरी में बांटा गया है कि किस कैटेगरी के एंगल से पढ़ेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से वो फॉल करेगा। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट एक ही है। जैसे याद है आपने, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में कॉस्ट बताया था, कॉस्ट एक ही होती है, ठीक है ना। किस एंगल से पढ़ रहे हैं, इट कैन बी अ डायरेक्ट कॉस्ट, इट कैन बी अ इनडायरेक्ट, इट कैन बी एक्सप्लिसिट, इट कैन बी, कॉस्ट एक ही होती है। इट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी वेरिएबल। ये नहीं होता बहुत सारी अलग अलग हो जाती है, एक ही कॉस्ट है, उसको हम किस एंगल से पढ़ रहे हैं ना, ऐसी सेम चीज है। कॉन्ट्रैक्ट सेम है बट उसे किस एंगल से पढ़ रहे हैं, किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो बेसिस 3 है उस कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंशिएट करने के। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ enforceability, on the basis of formation. Third is on the basis of execution. On the basis of enforceability, on the basis of formation, on the basis of execution, on the basis of enforceability. Technically speaking ना, अगर आपको अब आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि अब आप बहुत हायर लेवल की पढ़ाई करने जा रहे हैं आगे, लॉ में इन्फोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी डिफाइन है। कोई चीज लॉ में डिफाइन होती है ना बच्चे, वो कैसे पता चलती है सर, उसका सेक्शन होगा। ठीक है सर, यानी जो हम ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, इट इज कवर्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ में कवर्ड है। लेकिन जो ये ना ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, ये लॉ में कवर नहीं है, ये ऑथर्स की ओपिनियन है। दिस इज नॉट कवर्ड अंडर लॉ, ये ऑथर्स की ओपिनियन। ऑथर्स की ओपिनियन का मतलब ऑथर्स ने बता दिया कि एग्जीक्यूशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ऐसे बोले जा सकते हैं, फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे, बट वो लॉ में डिफाइन नहीं है। लॉ में क्या डिफाइन है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब वेदर हम इन्फोर्स कर पाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट को या नहीं कर पाएंगे, यानी लीगली इन्फोर्सेबल है या नहीं है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी जो हमने टर्म्स डिस्कस करनी है कॉन्ट्रैक्ट में, फर्स्ट करनी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट, लिख लो अभी, दिमाग मत लगाना कुछ भी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब लॉ में डिफाइन है। ये ऑथर्स नहीं बनाया, अपने घर से बना दिया। इलीगल अग्रीमेंट, ये जो चीजें हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी। एक और चीज है, उसे मैं फॉर्मेशन में कवर करता होता हूं, अभी बताता हूं। तो यानी जब हम टर्म्स पढ़ेंगे ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, इट इज डिफाइंड अंडर लॉ। ये लॉ में डिफाइन है, ये ऑथर ने अपने घर से नहीं लिखा, ये लॉ ने लिखा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन अभी हम पढ़ते हैं। फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट,
इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑथर्स ने लिखे हैं अपनी तरफ से, ये लॉ में नहीं लिखा। एक और है जो लॉ में लिखा है, वो फॉर्मेशन के बेसिस पे ही है, बट मैं फॉर्मेशन में लिखता हूं, ये लॉ में लिखा है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम ना इनफोर्सिबिलिटी के साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन है फॉर्मेशन के ही। तो अभी के लिए फॉर्मेशन में हम दो पढ़ेंगे, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, राइट। कॉजी क्या आएगा, जब बाद में आएगा, हम बाद में बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, executed contract. This is the chart which we have to cover. And अभी जो हम करेंगे on the basis of formation and on the basis of execution, right? ये तो अभी आज ही स्टार्ट होके खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा चल रहा है वो किस पे चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी। पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसी पे चल रहा है। क्लियर है पॉइंट सबको, राइट। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को भी ना हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसीलिए इसको भी यहां पे नहीं आएगा, बट मैंने लिखवाया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में अगर हम देखें, फॉर्मेशन के बेसिस पे अभी हमें जो कवर करने हैं मेनली, ये ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। फॉर्मेशन के बेसिस पे यानी कॉन्ट्रैक्ट बन कैसे रहा है, फॉर्मेशन के बेसिस पे इट कैन बी एक्सप्रेस, इट कैन बी इम्प्लाइड। सुन रखे हैं ना ये दोनों वर्ड्स। एक्सप्रेस में दो चीजें, रिटर्न, ओरल, मैं सब तैयार कर रखा है तुम लोगों को। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एक्सप्रेस क्या होगा, विच इज ईदर इन द रिटन फॉर्म और इन द ओरल फॉर्म। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, राइट। What is implied? Implied के बारे में बता रखा है। Implied क्या होता है, it is by conduct of the parties, by conduct of parties। देखो ना, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जब प्रॉमिस की बात होगी तो एक होगी ऑफर और एक होगी एक्सेप्टेंस। इसका मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर भी क्या होगी, एक्सप्रेस, एक्सेप्टेंस भी क्या होगी, एक्सप्रेस। और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर भी क्या होगी, इंप्लाइड, एक्सेप्टेंस भी क्या होगी, इंप्लाइड। आगे आएगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, चैप्टर्स आएंगे, राइट। तो अभी हम बात करें बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, इंप्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ये होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो आपको सबको मालूम है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट, आप मार्केट में गए, कोई सामान खरीद रहे हो, ठीक है, आपने बोला सर ये दे दो, डॉक्टर साहब ये दे दो, किसी के पास भी गए, जो भी कुछ भी करने के लिए, तो एक्सप्रेस है। मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। इंप्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, इंप्लाइड का मतलब है, व्हाट इज इंप्लाइड, इंप्लाइड में आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बाय द कंडक्ट इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बाय द कंडक्ट इटसेल्फ इंप्लाइड ऑफर होती है, एंड बाय द कंडक्ट इटसेल्फ इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। फॉर एन एग्जांपल, बस प्लाइंग ऑन द रोड, फ्लाइंग नहीं, प्लाइंग, PLYING, बस प्लाइंग ऑन द रोड, जो ये बसेस चलती है, ये रोड पे चल रही हैं, तो सर ये इंप्लाइड ऑफर है, दिस इज इंप्लाइड ऑफर, कि आप आओ और जिसको भी हमारी सर्विसेज लेनी है वो उस बस पे क्या करेगा, उस बस पे चढ़ के और अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा। तो बस प्लाइंग ऑन द रोड, उसके अलावा मेट्रो प्लाइंग ऑन द मेट्रो स्टेशन, उसके अलावा जितने भी, अब तो बहुत कम हो गया है, एटीएम सुना है, बैंक के एटीएम से, तो वो भी एक इंप्लाइड ऑफर है। और जब हम एटीएम यूज करते हैं तो क्या हो गया, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। ऐसे ही एसटीडी लिखा होता है ना, एसटीडी बूथ्स होते हैं, तो जहां एसटीडी बूथ्स लिखे हैं दे आर इंप्लाइड ऑफर, और हम एसटीडी की सर्विसेज लेते हैं तो वो इंप्लाइड। मैंने वही बोला, एसटीडी के लिए बोल रहा था कि आजकल तो सब फोन कॉल पे हमारे मोबाइल से ही हो जाता है, तो पहले तो एसटीडी बहुत यूज होता था, राइट। तो आजकल तो कॉल सस्ती हो गई है ना हमारे फोन से ही, तो ये इंप्लाइड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड इट फॉर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कहने का मतलब है, फॉर्मेशन के बेसिस पे दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं या इंप्लाइड होते हैं। एक्सप्रेस कैन बी इन रिटन फॉर्म और इन ओरल फॉर्म और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। एंड इंप्लाइड होते हैं बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। तो ये कोई खास नहीं है, तो ये फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट सेम ही है,
सर वो एक्सप्रेस हो सकता है या इंप्लाइड हो सकता है। अब सेकंड, पहले तो ये बताओ ये पॉइंट कब कवर होता है, समझ आता है बच्चे? एक्सप्रेस सिंपल है। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी हमने पढ़ा था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था, पार्टनर डीड जो होती है इट कैन बी एक्सप्रेस, इट कैन बी, इसका मतलब वहां पे जो पार्टनरशिप डीड है वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में तो होता है। क्लियर है पॉइंट सबको? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है, इसमें कुछ खास लिखने वाला नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बेसिस पे, एग्जीक्यूशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये ऑथर्स की ओपिनियन है, कई ऑथर्स ने एग्जीक्यूशन के बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइड किया। वो तीन पार्ट क्या है हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एग्जीक्यूटेड, याद हो पुरानी बातें तो हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ना, जब सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस पढ़ा था, तो वहां पे एक डिफरेंस था कि सेल जो है इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आप खोल के देख सकते हो, वहां पे होगा, देखना जरा। और वहां शायद मैंने लिखवाया था इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ पढ़ेंगे, लिखवाया था, चेक करो, मेरी मेमोरी तो शार्प है, मुझे पता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, डिफरेंस बुक में देखें। आया नजर? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी नजर आ रहा है? तो मैंने बोला था ये पॉइंट है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ आएगा, ये आ गया। अब देखो बेटा, व्हाट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, बड़े ध्यान समझेंगे। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या, भी लिखवाऊंगा इसको। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटेड मतलब होता है कि व्हेन बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। जब दोनों पार्टीज ने, जो दो पार्टीज हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उन दोनों ने अपनी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, रिस्पेक्टिव का मतलब जो डिसाइडेड था कॉन्ट्रैक्ट में, उसको क्या कर दिया है? परफॉर्म कर दिया है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? एग्जीक्यूट हो गया, यानी कंप्लीट हो गया। That contract is known as executed contract. What is executed contract? When both the parties have performed their respective obligations, then such contract is known as executed contract. What is executory contract? Executory contract का मतलब क्या है? अब executory contract में दो पॉइंट आएंगे, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाइड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? executory। क्या है? When either both the parties have not performed और वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड, अदर हैज नॉट परफॉर्म्ड। हिंदी में बोलता हूं, या तो दोनों पार्टीज ने परफॉर्म नहीं किया अभी ऑब्लिगेशंस को, या एक ने परफॉर्म कर दिया है, दूसरे ने परफॉर्म नहीं किया है। दोनों में से कोई भी पॉइंट सेटिस्फाइड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। याद है अग्रीमेंट टू सेल के बारे में क्या बोला था? इट इज एन एग्जीक्यूटरी। अग्रीमेंट टू सेल में अभी दोनों पार्टीज ने परफॉर्म नहीं किया। पॉइंट समझ आता है? व्हाट इज एग्जीक्यूट, इसका मतलब जब दोनों पार्टीज परफॉर्म कर देंगी तो एग्जीक्यूटरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एग्जीक्यूटरी। अग्रीमेंट टू सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेल। पॉइंट समझ आता है? यहां पे कुछ ऑथर्स ने इस एग्जीक्यूशन के बेसिस पे ना तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी। कुछ ऑथर्स ने ना एग्जीक्यूशन के बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी एंड पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। तो वो तीसरा क्या हो गया कि एग्जीक्यूटरी के दो पॉइंट हमने पढ़े थे। क्या पढ़ा था? एक, या तो दोनों ने परफॉर्म नहीं किया, या एक ने परफॉर्म किया दूसरे ने नहीं किया। तो अपने आप बताओ, एग्जीक्यूटरी में उस ऑथर ने क्या रखा होगा? दोनों ने परफॉर्म नहीं किया। और पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी में क्या रखा होगा? एक ने परफॉर्म कर दिया है, दूसरे ने परफॉर्म नहीं किया, तो उन्होंने तीसरा ऑप्शन दे दिया। बट ये ऑथर्स की ओपिनियन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये लॉ में ऐसे डिफाइन नहीं है। तो ऑथर की आपसे, क्योंकि आपसे डिफरेंस पूछा नहीं जाना है, लेकिन मैंने आपको दोनों वेज बता दिए। लेकिन बेस्ट वे क्या है? दो पार्ट में, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। क्योंकि देखो पार्टली एग्जीक्यूट मतलब जहां पे एक ने परफॉर्म कर दिया दूसरे ने नहीं किया, स्टिल अभी एग्जीक्यूटेड तो नहीं है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटरी बोलेंगे। तो कई ऑथर्स उसको पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी बोलते हैं, कई ऑथर्स उसे एग्जीक्यूटरी में कवर करते हैं। बट आप लोगों के लिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, रीजन है क्योंकि आपका कोई डिफरेंस की फॉर्म में क्वेश्चन आना नहीं है, आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, राइट? और आपको अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको ध्यान से सुन लेना,
आपको जो बेस्ट ऑथर्स हैं उन्होंने दो पार्ट में ही डिवाइड किया, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। पार्टली वाला बहुत रेयर है जिन्होंने फॉलो किया, तो जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो इन दोनों के ऊपर ही बनते हैं। मतलब किसी के बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि सर वो ऑप्शन आएगी या नहीं आएगी, वो ऑप्शन नहीं आएगी, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, राइट। चले एक बार लिख लें इसको, फटाफट से लिखें। एग्जीक्यूटेड में लिखेंगे when both the parties have performed their respective obligations, when both the parties have performed their respective obligations, when both the parties have performed their respective obligations, then such contract is known as executed contract. Then such contract is known as executed contract. Then such contract is known as executed contract. यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल सेल। हाँ जी, एग्जीक्यूटरी में क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे व्हेन ईदर EITHER, when either both the parties have not performed their respective obligations, or one party have performed but other does not, then such contract is known as executory contract. Such contract is known as executory contract. इस कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल, अग्रीमेंट टू सेल। सेल लिखना, सेल मत लिख देना, अग्रीमेंट टू सेल। अंग्रेजी के तो तुम दिग्गज हो। अच्छा, यहाँ पे जो देयर वर्ड था उसमें, एक मिनट कनिका, क्या स्पेलिंग लिखे हैं देयर के? When both the parties have not performed their respective of, हर्षिता, ग्रेसी, स्पेलिंग क्या लिखे हैं? या आरी? कितने स्टूडेंट्स ने THERE लिखा है? सच्ची सच्ची बता देना, देख लो, झूठ मत बोलना, कौवा काटेगा। बता रहा हूं मैं, ऐसा हो नहीं सकता, मैं देख लो चेक कर लूंगा। प्लीज सच्ची बता दो, THERE, जल्दी, शाबाश, प्लीज। दो तो नहीं होंगे, और भी होंगे। देख लो, सच्ची बता दो, देख लो, मेरे से झूठ मत बोलना। देख लो, बेइज्जती खराब हो जाएगी, यही होगी, वहां नहीं होगी। सबने THEIR लिखा है? नहीं, हाँ, तो यहां पे THEIR वाला आना है, THERE नहीं आना। ठीक है राती, चल तेरे को तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं, आज तेरे आंख में फेविक्विक चली गई है, लेकिन दिमाग में तो नहीं गई ना? दिमाग में तो नहीं गई ना? है वाराणसी, क्या लिखा था? पक्का? श्योर? चल मान लेता हूं। युशिका, चलिए, एग्जीक्यूशन के बेसिस पे किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क, क्योंकि हम थोड़े से और सीरियस मोड में जाने वाले हैं।
क्लियर है ना लाइक हो? याद हो गया? याद है? पूछ लू निखिल, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बता फटाफट बिना देखे। हैव, प्लीज। हाँ सर, थान फाड़ लो इनके बस। सुशील कुमार प्लीज। भाई एग्जीक्यूटेड ही पूछा था। अब देखो ऐप परफॉर्म्ड की जगह इसने कंप्लीटेड बोल दिया, ठीक है। अब ये देखो, इस समझ के लर्न करो तो चीजें अपने आप से, उसके पैरेलल वर्ड्स आपको अपने आप से मिल जाएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, रटते हैं। अब रटने में एक भी वर्ड घूम गया ना तो फिर उसमें क्या होता है, समझा तो होता नहीं है, तो उसमें उसका पैरेलल वर्ड आता ही नहीं है दिमाग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सबने। एग्जीक्यूटेड के बेसिस पे एग्जीक्यूटरी जो भी हो सकता है आपको ध्यान रखना। आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है, सेल इज एन, अग्रीमेंट टू सेल इज एन, 4 ऑप्शन होगी। ठीक है सर, तो एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी कुछ भी हो सकता है। जम्मू तू बड़ी देर से कुछ सोच रहा है, कुछ पूछना है तो पूछ ले, देख ले। जब से मैंने फॉर्मेशन बताया ना तब से सोच रहा है तू। जब मैं फॉर्मेशन करा रहा था ना तब से तू सोच रहा था। श्योर ना, यही है ना? जम्मू तो नहीं गया हुआ ध्यान। चले आगे चले। तो सर हमने ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन का टॉपिक क्या कर लिया जी, कंप्लीट कर लिया। चले जी, मुद्दा खत्म। अब यहाँ पे फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉजी रह गया है। वो कॉजी एक्चुअली में लॉ का है, तो वो हम इन्फोर्सेबिलिटी के टाइम पे पढ़ेंगे। सो फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन हमारा कंप्लीट होता है। असली मुद्दा स्टार्ट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी सर हमने जो डिस्कस करना है, सबसे पहले करना है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वी की पावर 10,000 लगा लो बच्चे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ओहो हो, खतरनाक टॉपिक। हाँ जी, किसी ने बचपन में पाप कर्म करे हुए हैं कुछ ने तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? चार पांच बच्चे हैं जिन्होंने बताया था कि उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा है। प्लीज, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? युशिका। कृतिका। अच्छा, हाँ जम्मू। आदर्श को क्या डिफाइन किया है? कुछ आदर्श की भी कैटेगरी डिफाइन कर रखी होगी ना। कल कह रहा था मुझे हिंदी नहीं आती और हिंदी के इतने टफ वर्ड यूज करता है। ठीक है, और टफ के मीनिंग पता है नहीं पता है, बस ऐसे ही बोल देता है। अच्छा सुने हैं, समझे नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। वैलिड का मतलब आदर्श, वैलिड का मतलब अलाउड है। क्या अलाउड है? अच्छा अलाउड क्या है? अच्छा, मैं करवा दूंगा। मैं करवा दूंगा, देखिए तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आएगा। चल कोई नहीं छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं। अर्जेंटीना इसका कनेक्ट है ना? हाँ जी, और कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? और कौन था? हाँ, अरे भाई नीचे मुंह मत कर, पता
तो नीचे मुंह करने से मुझे तो और ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तू जलंधर के पीछे छुप रहा है, ठीक है, लेकिन कॉर्नर से मुझे दिख रहा है तू, है? हाँ, बड़ा याद किया होगा तूने। क्या हुआ था? अच्छा, और कोई? एनीवन एल्स? किसी ने और पाप कर्म किए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के? बीकॉम में सो कॉल्ड था तो सही कोई, बीकॉम वाले बताओ पहले। नहीं, इसने तो पढ़ लिया था, पढ़ा था ना, याद है? हैं? अच्छा, फर्स्ट ईयर पास हो गई। अरे तूने बताया था ना मुझे, सर मैं कॉलेज गई थी, साहब सही कहते थे, कॉलेज में कुछ नहीं होता, बकवास होता है। सही में ना? अब तुम्हें पता चलता होगा, तुम जाओ वहां पे तो तुम्हें बड़ा अजीब सा लगता होगा, क्या पढ़ा रहे हो, पढ़ा तो लो। होता है ना, और खासकर लॉ वगैरह में तो और धज्जियां उड़ा रखी होंगी उन्होंने, बुरे हालात है कॉलेज में। हाँ जी प्लीज, जब मैं शुरू में बोलता हूँ ना बेटा कॉलेज मत करना, मानते नहीं, नहीं हम तो जाएंगे, जाओ हाथ डालो, हाथ में डालो आग। हाँ जी, उल्टा ही होता है। हाँ हाँ हाँ, तो कुल्हाड़े पे पैर थोड़ा ना मार रहे हैं, ठीक है ना। चलो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब सुनते हैं क्या है वैलिड, कहानी सुनो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 10, जिसकी हेडिंग है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज, व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेक्शन 10 के जो असेंशियल्स गिवन हैं वो सारे सेटिस्फाइड होते हैं। सेक्शन 10 में कुछ असेंशियल एलिमेंट्स दिए हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे इफ ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स, एंड देयर आर 5 असेंशियल एलिमेंट्स। हाउ मेनी असेंशियल एलिमेंट्स आर देयर? 5 essential elements are there. If all the essential elements are satisfied, then such contract is known as valid contract. अगला पॉइंट, ठीक है सर, उन्हीं से पहले पूछूंगा जिन्होंने पढ़ रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर कोई असेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, अगर कोई असेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर क्या होगा युशिका? If one or more essential element is not satisfied, then what happened to that contract? कृतिका, जम्मू, हाँ जी प्लीज, आवाज नहीं। हाँ मुझे बता, वॉइड, जम्मू मार फट्टा मार। अच्छा, हम बोल रहे हैं 5 एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाइड होने चाहिए टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट? इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी कोई एक एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट? आपको याद है? पीछे आपको याद है मैडम? गुड, बाद में करेंगे ना, अब आ गया बाद में। तो सर जनरली ना टीचर्स ये बता देते हैं कि इट बिकम्स वॉइड। नो, ये वॉइड नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलेंगे वॉइड नहीं होगा। अगर आपसे बोला गया, अगर आपसे बोला गया कि कोई एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं हुआ, देन व्हाट इज द रिजल्ट, तो मुंह से निकलता वॉइड होगा। नो सर, आपको ये क्रॉस क्वेश्चन पूछना है, सर ये बताओ 5 में से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं हुआ। आपको ये पूछना है कि सर कौन सा एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि सर उस एसेंशियल एलिमेंट जो सेटिस्फाई नहीं हुआ उसके बेसिस पे ही हम बता पाएंगे कि सर उस कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट क्या होगा, वेदर इट कैन बिकम अ वॉइड एग्रीमेंट, इट कैन बिकम अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बिकम अ इलीगल अग्रीमेंट। यानी वो डिपेंड करेगा कौन सा एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई, सीधा नहीं बोल देंगे इट बिकम्स वॉइड अग्रीमेंट, क्योंकि फिर एक बार बताओ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? इलीगल अग्रीमेंट। तो इसीलिए यानी ये तभी उसी के सीक्वेंस में है कि अगर कोई एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं होता तो सर ये जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये आगे आएगा, हम अभी इसको नहीं छेड़ रहे, ठीक है सर। इसका मतलब अभी हम क्या पढ़ेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल अग्रीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ
सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो 5 एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाइड होने चाहिए. इफ एनी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, इफ एनी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, देन छूटते ही मुंह से बच्चों के आंसर निकलता है वॉइड होगा. आंसर इज नो सर. आंसर इज सर वो वैलिड नहीं होगा. वो क्या नहीं होगा? वैलिड नहीं होगा. वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने एसेंशियल एलिमेंट चाहिए? 5. कोई एक सेटिस्फाइड नहीं होता, वो क्या नहीं होगा? वैलिड नहीं होगा. अब आगे का क्या होगा तो डिपेंड करेगा कि कौन सा एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं है. अब हम पढ़ेंगे वो एसेंशियल एलिमेंट और उसके बाद ही बताएंगे कि अगर ये एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो रिजल्ट क्या होगा. वो रिजल्ट कैन बी वॉइड एग्रीमेंट, इट कैन बी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी इलीगल अग्रीमेंट. तभी तो ये आए हुए आगे. पॉइंट समझ आता है एवरीवन? प्लीज, इज दिस पॉइंट क्लियर? तो आपसे ये लॉ के ना, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछ लेना, जान चुका देंगे. मुंह से सीधा निकला वॉइड, लात मार के भगा देंगे आपको. हम सोचेंगे हमारा इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ. ठीक है, लॉ के थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है बेटा. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर एसेंशियल एलिमेंट कोई सेटिस्फाइड नहीं होता तो रिजल्ट होगा कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. लॉ में उसके लिए बोलते थे वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा. अब आगे क्या होगा तो डिपेंड करेगा कौन सा एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं है. चलें जी, अब हम क्या बात करेंगे? वो 5 एसेंशियल एलिमेंट कौन से हैं. यही 5 एसेंशियल एलिमेंट आगे चैप्टर्स बनेंगे. ये 5 एसेंशियल एलिमेंट आगे क्या बनेंगे? चैप्टर्स बनेंगे. ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो भी खत्म हो गया. अब टीचर ये तो करते हैं, बताते ही नहीं. हो गया खत्म, 2 क्लास में खत्म करना है. तुम्हें क्या पता, बेवकूफ बना दिया. वो चैप्टर्स बनेंगे 5, तो उनकी फर्दर और एक्सप्लेनेशन है. और ये सारी चीजें हम क्या पढ़ रहे हैं? जर्नल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है जी, चले जी. अब वो अभी लिखना कुछ मत, कुछ नहीं लिखना, सब लिखवाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा, आज लिखवाऊंगा या कल लिखवाऊंगा. बट पहले आप लोग सुनो. देयर आर 5 एसेंशियल एलिमेंट्स. 5 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. पहला एसेंशियल एलिमेंट है सुनना, लिखना कुछ मत अभी. देयर मस्ट बी एन ऑफर. फर्स्ट पॉइंट क्या है? एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाय अनदर पार्टी रिजल्टिंग इन एन अग्रीमेंट. ऑफर बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाय अनदर पार्टी, यानी शॉर्ट में बोले तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, ये जो ऑफर है उसकी एक्सेप्टेंस है, उसके लिए लॉ में वर्ड यूज होगा आगे. हम पढ़ेंगे कंसेंसस एड आइडम, मीटिंग ऑफ टू माइंड्स पढ़ेंगे हम लोग. अभी मैं दोबारा आऊंगा इस पे. ठीक है. एंड दूसरे तरीके से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को बोलते हैं कंसेंट. क्या बोलते हैं? कंसेंट. एक ने ऑफर दी, दूसरे ने कंसेंट दी. जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल से भी, अभी लिखना मत कुछ भी, सुनना, अच्छे से सुनना, समझना, पहले अब्सॉर्ब करना. प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा आपके. ठीक है. लेट्स से अब ये जो एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये थ्रू आउट हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलता रहेगा. बोर मत होना इस एग्जांपल से. ठीक है. ए वॉन्ट्स टू सेल हिज बाइक. ए अपनी बाइक को सेल करना चाहता है वर्थ ₹50,000 की. ए ने ऑफर दी बी को. ए ने बोला आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक टू यू फॉर ₹50,000. तो इसका मतलब हु इज मेकिंग एन ऑफर? ए इज मेकिंग एन ऑफर. राइट. ए इज मेकिंग एन ऑफर. उसकी एक्सेप्टेंस किसको देनी है? बी को. अगर बी एक्सेप्टेंस दे देता है, अगर बी एक्सेप्टेंस दे देता है तो हमारा फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया. ऑफर बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाय अनदर पार्टी. क्लियर है? इसका मतलब आपस में इनमें कंसेंट हो गई. कंसेंट समझते हो ना? कंसेंट हो गई, दोनों ने एक चीज के ऊपर अग्री कर लिया. पॉइंट समझ आता है? फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. सेकेंड पॉइंट, जो ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुई है, जिसको हमने कंसेंट बोला है, सच कंसेंट मस्ट बी फ्री. वो क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए. फ्री का मतलब पैसे वाला फ्री नहीं. फ्री का मतलब है विदाउट एनी कंपल्शन. फ्री कंसेंट होनी चाहिए, अपनी मर्जी से होनी चाहिए. ऑफर मस्ट बी फ्री होनी चाहिए. फ्री कंसेंट मस्ट बी देयर. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहता है कि जो ये पार्टीज हैं, पार्टीज आर लीगली कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. पार्टीज आर लीगली कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. दैट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. दैट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. ठीक है, पहले सुन लो, अभी तो हम 2-3 बार वापस आएंगे. फोर्थ पॉइंट,
कंसीडरेशन मस्ट बी देयर। फोर्थ पॉइंट क्या है? कंसीडरेशन का होना जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट, कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट बोथ मस्ट बी लॉफुल। कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, लीगल होना चाहिए। सारी चीजें क्या होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए। इफ दीज 5 एसेंशियल एलिमेंट्स आर सेटिस्फाइड, ओनली देन सच कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तभी हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? वैलिड बोलेंगे। हाउएवर, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो रिजल्ट क्या होगा? मुंह से मत फाड़ना, वॉइड हो जाएगा। नो सर, वो वैलिड नहीं होगा। इट बिकम्स एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर फिर उसके बाद वो बोले कि अगर ये, अब जैसे हम पढ़ेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिसिंग है तो क्या होगा, फ्री कंसेंट मिसिंग है तो क्या होगा। समझ आ रही है बात? तुमने तो कृतिका पढ़ रखा है, तो कैसे बोलते हो वॉइड होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहां आएगा? ठीक है, यही चीजें समझाते ही नहीं टीचर, बताते ही नहीं। और अगर बताया हो तो हम भूल जाते हैं। दो चीजें होती हैं, जैसे ये भूल गया महिमा। ठीक है, मैंने तो पिछली बार बताया था, प्लीज अपने नोट्स आगे देखना। तो 5 एसेंशियल एलिमेंट, सबसे पहले फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे? कंसेंट बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट, सच कंसेंट मस्ट बी फ्री, या ऐसे बोले देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज। ठीक है सर। थर्ड पॉइंट, पार्टीज आर लीगली कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ क्या है? कंसीडरेशन मस्ट बी देयर। एंड फिफ्थ है कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, लीगल होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नाउ प्लीज सुनेंगे, अभी तो हम इसकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देयर मस्ट बी एन ऑफर। अब ऑफर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज है, जब चैप्टर आएगा तब हम पढ़ेंगे। 2 क्लॉज भी हम पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बनेगा, वो अगली क्लासेस में आएगा। बट पहले मैं थोड़ा इलेबोरेट कर रहा हूं थोड़ा सा। ऑफर बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाय अनदर पार्टी। ठीक है सर। लेकिन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेंट तभी बनेगी व्हेन देयर इज कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम, कंसेंसस एड आइडम, ये लैटिन मैक्सिम है, मीटिंग ऑफ माइंड्स या मीटिंग ऑफ टू माइंड्स बोलते हैं। मीटिंग ऑफ टू माइंड्स या माइंड्स भी बोल सकते हैं। ये वो नहीं है आपस में टक्कर हो गई, जुड़ गए। दो लोगों ने आपस में टक्कर मार दी, मीटिंग ऑफ माइंड। ये देखो, दे भाई मिल जाएगी कंजक, क्यों टेंशन ले रही? हाँ, मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब क्या है? अब मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, आई होप सो इतनी अंग्रेजी आप लोगों को बचपन में आती होगी। इट मीन्स दैट, लिखना मत, मैं नहीं नो लिखवा दूंगा जब मेरे को लिखवाना होगा। सुन ले, जब मेरे को लिखवाना होता है सब लिखवाता हूँ। सुनो मेरी बातें, ये बहुत जरूरी है। मैं अभी नोट्स बनवाऊंगा ना, कह तो रहा हूं, सुनो तो सही, बातें सुनो, पहले कहानी सुनो, क्योंकि वो दिमाग में जानी चाहिए। Consensus ad idem is a Latin maxim which means meeting of two minds or meeting of minds. It means that both the parties must agree upon the same subject matter in the same sense, at the same time and in the same manner. Meeting of minds का मतलब क्या है? Both the parties must agree upon the same subject matter in the same sense, at the same time and in the same manner. तो बोलते हैं कंसेंसस है। ठीक है सर, ध्यान से सुनना, और ये कहीं पे भी यूज हो सकता है। मैं अपने आप के बारे में हम आपस में भी बात करेंगे अभी, लेकिन यहां पे बताते हैं कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल, ए वांट टू सेल हिज बाइक टू बी फॉर ₹50,000, राइट? ए के पास 2 बाइक्स थी, वन इज रेड कलर बाइक, अनदर इज ब्लैक कलर बाइक। ए के पास 2 बाइक्स थी, रेड कलर की एंड ब्लैक कलर की। ए ने सोचा कि वो रेड कलर बाइक की ऑफर देगा, लेकिन ए ने बोला कि आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, लेकिन उसके दिमाग में बेचना कौन सी थी? रेड कलर।
और बी जो था वो ए की ब्लैक कलर बाइक खरीदना चाह रहा था। वो ए की कौन सी कलर बाइक खरीदना चाह रहा था? ब्लैक कलर। उसके दिमाग में था कि जो ए ऑफर दे रहा है वो कौन सी दे रहा है? ब्लैक की दे रहा है। लेकिन ए कौन सी दे रहा था? बी ने जो एक्सेप्टेंस दी वो क्या सोच के दी होगी? ब्लैक कलर। क्या कंसेंसस है? आई होप सो समझ गए होंगे। इसका मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब क्या है? बोथ द पार्टीज मस्ट अग्री अपॉन द सेम सब्जेक्ट मैटर। ए की तरफ से ऑफर रेड कलर की बाइक की थी और बी की तरफ से एक्सेप्टेंस ब्लैक कलर की थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उन्होंने आपस में क्लैरिटी नहीं दी थी। इसका मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में क्लैरिटी का होना जरूरी है। मीटिंग ऑफ माइंड्स, दैट इज बोथ द पार्टीज must agree upon the same subject matter in the same sense at the same time and in the same manner। कोई confusion नहीं होनी चाहिए। That is called consensus ad idem। और अगर let's say इस केस में ए के पास सिर्फ एक ही बाइक होती, ए के पास सिर्फ एक ही बाइक होती, तो इसका मतलब क्या उसे क्लैरिटी देने की जरूरत थी? बी को भी ये मालूम था कि ए के पास एक ही बाइक है, तो फिर वहां पे ये चीज ठीक हो जाती कि अगर वो एक मेरे पास रेड कलर है, वो तो पता है उसे। ये तो कंफ्यूजन कब हो सकती है? जब एक से ज्यादा चीजें हैं, ए कुछ करना चाह रहा है, बी कुछ और करना चाह रहा है। तो मीटिंग ऑफ माइंड का होना जरूरी है और ये कहीं पे भी यूज होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास 9 बजे है, मॉर्निंग 9 o'clock है। अगर मैं मॉर्निंग वर्ड ना लगाऊं, सुबह के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं, वो तो हमारी क्लासेस मॉर्निंग में होती है तो हमें पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो मैं आपको बोलूं कि यू कैन कॉल मी अराउंड 7 o'clock एवरी डे, मैंने और कुछ नहीं बोला, तो 7 कब के साथ सर? सुबह के साथ, शाम के साथ। तो इसका मतलब मैं बोल रहा था शाम के साथ, बच्चा सुबह 7 बजे फोन कर रहा है, सर हम पढ़ रहे थे, है ना? क्लैरिटी मिसिंग है। तो इसीलिए देयर शुड बी अ क्लैरिटी। वो बात समझ आ रही है ना लाइकों? एवरीवन, सो दैट इज व्हाट द कंसेंसस इज। कंसेंसस कहीं पे भी यूज हो सकता है, कंसेंसस का होना जरूरी है। आप पापा को कुछ सामान लाने के लिए बोलो, ठीक है, आप अगर क्लैरिटी नहीं दोगे तो पापा कुछ और ले आएंगे, तो आप क्या बोलो? पापा जो मैं सोच रही थी ना वैसा लाई नहीं। होता है या नहीं होता? इसका मतलब व्हाट इज मिसिंग इज कंसेंसस, क्लैरिटी इज मिसिंग। अब हम यहां पे कंसेप्ट समझाते हैं, अब वहां आपके वहां तक जाता है, आप उसको कितना वैसा समझते हैं जैसा मैं समझाना चाह रहा था, हो सकता है आप उसको कुछ और ही समझ लेते हो। हाँ होता है। तो अच्छा सर हम तो ये सोच रहे थे, कई बार हो जाता है ना, गलती हो जाती, कंसेंसस मिसिंग है। कंसेंसस कैन बी यूज्ड एनीवेयर, सो इट कैन बी यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट आल्सो। वो बात समझ आ रही हो नालायकों? ठीक है सर। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब रिजल्ट सुनो, अगर ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं हुई प्रॉपरली तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। क्या होगा? इट बिकम्स अ वॉइड अग्रीमेंट। इसका रिजल्ट क्या होगा? वॉइड अग्रीमेंट होगा। वॉइड अग्रीमेंट क्या होगा हम बाद में बात करेंगे, बट रिजल्ट क्या होगा? वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है जी, ये एक्सप्लेनेशन थी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की, बाकी तो चैप्टर आएगा तब हम बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट, अब हम मान के चलते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रॉपर थी। इसका मतलब ये 2 बाइक वाला एग्जांपल हम भूल जाते हैं, हम वो तो समझाने के लिए था आप लोगों को। ए ने ऑफर दी बाइक की, बी ने एक्सेप्टेंस कर ली, इसका मतलब ऑफर की प्रॉपर एक्सेप्टेंस है, इसका मतलब कंसेंट है। आगे लॉ क्या बोलते हैं? सच कंसेंट मस्ट बी फ्री। फ्री, फ्री का मतलब है विदाउट एनी कंपल्शन। तो लॉ ने आगे बोला कि कब कंसेंट फ्री नहीं होगी, कब कंसेंट फ्री नहीं होगी, तो लॉ ने बताया
इफ सच कंसेंट इज अफेक्टेड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया जो मैंने नाम लिए हैं, तो ये कंसेंट फ्री नहीं होगी, और उस केस में सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। रिजल्ट क्या होगा? आंसर आएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। रिजल्ट क्या होगा? वॉइड। अब वॉइडेबल का मीनिंग क्या होगा आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। रिजल्ट क्या होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखा जाए तो आपको मीनिंग ना भी पढ़ाए ना तो भी आपके पेपर तो सॉल्व हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्यों? क्वेश्चन ये पूछेंगे इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री देन कॉन्ट्रैक्ट इज, चार ऑप्शन, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल। क्या होगा? वॉइडेबल। 2 नंबर पक्के। लेकिन द थिंग इज, होता गया वो बात की बात है। पॉइंट समझ आता है? इसका मतलब कब कंसेंट फ्री होगी? व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, उल्टा, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब ये चीजें क्या होंगी? मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड के बारे में तो आपने सुना भी है, ठीक है ना। कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन में फिजिकल प्रेशर होता है, बंदूक रख दी, ओए अपनी कार मुझे 1 करोड़ वाली 10,000 में बेच देंगे, हाँ होता है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है मेंटल प्रेशर, मोरल प्रेशर, ठीक है सर, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट समझ आता है, इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री, रिजल्ट क्या होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड, मान लेते हैं अब इसमें कंसेंट भी फ्री थी, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाइड हो गया। थर्ड पॉइंट है, पार्टीज आर लीगली कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी लॉ अलाउ करता है, you have the capacity to enter into a contract, you are capable of entering into the contract, and लॉ ने 3 चीजें बोली, अगर 3 चीजें सेटिस्फाइड होंगी तो पर्सन कैपेबल है कॉन्ट्रैक्टिंग के। फर्स्ट, तीनों चीजें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फर्स्ट, ही मस्ट बी अ मेजर पर्सन, मेजर वो वाला नहीं, सेना वाला, वर्ड्स तो ऐसे होते हैं, ही मस्ट बी मेजर। एंड second, he must not be of unsound mind, must not be of unsound mind, इसका मतलब he must be of sound mind। साउंड का मतलब म्यूजिक चलता रहे भोंपू लगा के, अच्छा है ना। एंड थर्ड, he must not be disqualified under any law। तुम मेरे साथ सुनते रहोगे ना, तुम्हें ऐसे ही याद होता जाएगा। चीजों को समझो और प्रैक्टिकल एंगल से समझो। इसका उन्होंने 3 चीजें क्या बोली? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड कहीं पे लॉ की तरफ से डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो दैट पर्सन हैज द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ही इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। एंड मार्क माई वर्ड्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ही इंक्लूड शी, अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट अदरस। टॉयलेट वाला आंसर या एग्जांपल याद है ना? हाँ सर, प्लीज चलो छोड़ो। हाँ जी, अब उल्टा बोले, कब पर्सन कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं होगा? कब पर्सन कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं होगा? सीधा ऐसे इसमें बोले, जब वो माइनर होगा। माइनर पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। मेजर है लेकिन पर्सन अनसाउंड माइंड का है। क्या होगा? अनसाउंड माइंड पढ़ेंगे, ठीक है सर। या साउंड भी है लेकिन पर्सन डिस्क्वालीफाई है लॉन, जैसे इंसॉल्वेंट पर्सन आएगा, एलियन एनिमी आएगा, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है सर। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर अब क्वेश्चन उठा कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है तो रिजल्ट क्या होगा? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। रिजल्ट क्या होगा? वॉइड अग्रीमेंट होगा। रिजल्ट क्या होगा? वॉइड अग्रीमेंट होगा। इसका मतलब अभी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। फर्स्ट पॉइंट कौन सा? ऑफर की एक्सेप्टेंस अगर मिसिंग हो तो रिजल्ट क्या होगा? वॉइड अग्रीमेंट। फ्री कंसेंट मिसिंग हो, रिजल्ट क्या होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग हो तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा वॉइड अग्रीमेंट। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट, अब मान के चलते हैं
कि ए और बी दोनों सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बताया था? देयर मस्ट बी कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। अच्छा, ए की तरफ से क्या जा रहा है? बाइक। बी की तरफ से क्या आएगा? समथिंग इन रिटर्न। और जरूरी नहीं है पैसा होना चाहिए, हमने पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। अब ध्यान से, तो यानी समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शन आएंगे, हम पढ़ेंगे, जहां पे इवन दो कंसीडरेशन मिसिंग भी होगा स्टिल अलाउड होगा, वो बात की बातें हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कंसीडरेशन का होना जरूरी। इफ द कंसीडरेशन इज मिसिंग, रिजल्ट होगा वॉइड अग्रीमेंट। कंसीडरेशन मिसिंग होगी तो रिजल्ट क्या होगा? वॉइड अग्रीमेंट। तो कहां कहां वॉइड अग्रीमेंट आया है? फर्स्ट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाले में, थर्ड वाले में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाले में, एंड फोर्थ कंसीडरेशन वाले में, ठीक है जी। मान लेते हैं कंसीडरेशन भी है ही है, नजर आ रही है, फोर्थ पॉइंट भी सेटिस्फाइड हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या है? जो कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट है, इट मस्ट बी लॉफुल। यानी इसका मतलब जो ये कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है ये लीगल होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी लीगल, ठीक है। इसका मतलब ये बाइक ए की चोरी की नहीं होनी चाहिए, बी का जो पैसा दे रहा है वो चोरी का नहीं, है ना, ऐसी चीजें, मतलब एवरीथिंग शुड बी लीगल। और अगर ध्यान सुनना, अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होता तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा इल्लीगल अग्रीमेंट। रिजल्ट क्या होगा? इल्लीगल अग्रीमेंट। हां, उस इल्लीगैलिटी की वजह से रिजल्ट हो जाएगा वॉइड अग्रीमेंट, बट पहले क्या होगा? इल्लीगल होगा, तब उसके बाद यहां पे क्या होगा? वॉइड अग्रीमेंट होगा। प्लीज ध्यान से सुनना। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनमें से अब देखो, कहीं पे भी, हर जगह तो वॉइड अग्रीमेंट नहीं हो रहा ना, तो कई जगह पे वॉइडेबल भी हो रहा है, कई जगह पे इलीगल भी हो रहा है। तो ऐसे हम नहीं बोल सकते कि रिजल्ट वॉइड अग्रीमेंट होगा। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एसेंशियल एलिमेंट विच इज मिसिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बेसिस पे ही हम आंसर दे पाएंगे। नाउ व्हाट इज वॉइड अग्रीमेंट? क्योंकि वॉइड अग्रीमेंट बहुत जगह है, तो अभी मैं उसका एक बेसिक मीनिंग आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि हर जगह यूज होना है ये। वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है? वैसे तो इसका चैप्टर आएगा, हम बात करेंगे वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट क्या है? वॉइड अग्रीमेंट के लिए टर्म यूज होती है वॉइड एब इनिशियो। ये टर्म तो आपने शायद सुनी होगी, सुनिए, कहां सुनिए? अच्छा, मेरे से सुनिए। वॉइड कहीं लैटिन मैक्सिम में भी अगर इंग्लिश में आया हो, एथिक्स वगैरह में कहीं आया, वॉइड एब इनिशियो आया होगा, वहां पे भी वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो, एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो वॉइड का मतलब होता है अनइनफोर्सेबल, अनइनफोर्सेबल। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग। तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब हुआ, प्लीज, वॉइड अग्रीमेंट जो है इट इज वॉइड एब इनिशियो। तो वॉइड अग्रीमेंट आर वॉइड एब इनिशियो। इट मींस सर द मोमेंट दे फॉर्म्ड, उनकी लॉ की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। दे आर अनइनफोर्सेबल बाय लॉ फ्रॉम द बिगिनिंग। द मोमेंट दे हैव फॉर्म्ड, सर वो कॉन्ट्रैक्ट की शेप ले ही नहीं पाए, बिकॉज सर वो क्या है? वॉइड एब इनिशियो। अब आप देखो सीधा ही, ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं है, तो रिजल्ट क्या है? वॉइड अग्रीमेंट। इसका मतलब अनइनफोर्सेबल बाय लॉ, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो आदर्श कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बात समझ आ रही है? आदर्श का मतलब क्या है? ठीक है सर, हमने बोला पार्टीज आर लीगली कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अगर मिसिंग है तो इसका मतलब क्या हो गया? वॉइड अग्रीमेंट, उसकी कोई इनफोर्सेबिलिटी नहीं है। ठीक है सर। तीसरा हमने बोला कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मिसिंग है, रिजल्ट क्या है? वॉइड एब इनिशियो। एंड एक बोला हमने, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बोला जो वो कॉन्ट्रैक्ट और कंसीडरेशन, जो कंसीडरेशन ऑब्जेक्ट है, इट मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए। इसका मतलब अगर लीगल नहीं है तो रिजल्ट क्या था? इलीगल अग्रीमेंट। बट उस इलीगैलिटी की वजह से वो क्या हो जाएगा? वॉइड अग्रीमेंट। तो सर इसका मतलब, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इलीगल एग्रीमेंट एंड वॉइड अग्रीमेंट? क्या इलीगल अग्रीमेंट और वॉइड अग्रीमेंट में डिफरेंस है? डिफरेंस तो है। हाँ जी, प्लीज। डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस थोड़ा ना हुआ, ये तो रिजल्ट दिया तूने, ये तो रिजल्ट दिया है। जैसे
हमने जैसे रिजल्ट दिया था सारा पढ़ के कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बट पहले डिफरेंस पता किया था ना, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? इलीगल एग्रीमेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट। अरे सिंपल सी बात है, अगर कोई इलीगल एग्रीमेंट में फॉल करता है तो वहां पे उसको अपार्ट फ्रॉम, प्लीज ध्यान सुनना, अपार्ट फ्रॉम कोई पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। कोई इलीगल काम होता है तो उसके क्या हो सकती है? इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। बट आप देखो जो वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट में अनइंफोर्सेबल बाय लॉ है। लेकिन अगर कोई लेट्स से माइनर ने एग्रीमेंट कर दिया, ठीक है, या कंसीडरेशन मिसिंग है या ऑफर की प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं हुई, क्या सर यहां पे उनको इंप्रिजनमेंट हो जाएगी? आंसर इज नो, सिर्फ वो क्या होंगे? अनइंफोर्सेबल होंगे फ्रॉम लॉ। तो इलीगल एग्रीमेंट वो होगा जिसमें क्या होगा सर? वो लॉ के अगेंस्ट काम किया जा रहा है, तो लॉ के अगेंस्ट जो भी काम होगा उसके अगेंस्ट उसको पनिशमेंट हो सकती है। तो अब जो तेरी बात है वो रखते हैं, कैन आई से ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट? ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट क्योंकि दे आर अनइंफोर्सेबल बाय लॉ। बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स मे नॉट बी इलीगल। सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल थोड़ी ना होंगे। मतलब कोई माइनर जेल भेज दो, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गलती से, तो कंसीडरेशन मिसिंग है तो वो कह रहे हैं अनइंफोर्सेबल है, लेकिन ये इलीगल नहीं है। पॉइंट समझ आता है? ऑल इलीगल आर वॉइड, दे आर अनइंफोर्सेबल, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट में नॉट बी इलीगल। जरूरी नहीं है कि सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल होंगे। अच्छा, विच हैज अ वाइडर मीनिंग, इलीगल एग्रीमेंट या वॉइड एग्रीमेंट? वॉइड एग्रीमेंट हैज अ वाइडर मीनिंग, क्योंकि आप देखो इलीगल तो सिर्फ फिफ्थ पॉइंट के सेटिस्फाई ना होने पे है, वॉइड एग्रीमेंट जो है फिफ्थ के अलोंग विद अदर्स भी है। और पॉइंट समझ आता है ना लाइको एवरीवन? सो फटाफट से 5 एसेंशियल, लिखना कुछ नहीं है अभी, आज नहीं लिखवा रहा अभी, आज अभी पहले 5 एसेंशियल एलिमेंट को ओरली रिवाइज करेंगे। फर्स्ट कौन सा था शॉर्ट में? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अच्छा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के लिए एक टेक्निकल नाम क्या है? कंसेंट, कंसेंसस एड आइडम, ठीक है सर। सेकंड पॉइंट, सच कंसेंट मस्ट बी फ्री। थर्ड पॉइंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ पॉइंट, कंसीडरेशन। फिफ्थ पॉइंट, मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए। अगर ये पांचों पॉइंट सेटिस्फाइड होंगे तो रिजल्ट क्या होगा? If all the 5 essential elements are satisfied, then result will be. If any of the point is not satisfied, result will be. Yes, वो valid नहीं होगा। सीधा नहीं छूटते बोल देना मुंह से फटता है void, नहीं, पहले बोलना है ये invalid होगा। However, अब कौन सा point satisfied नहीं होगा तब हम बात करते हैं। अच्छा बताना जरा फटाफट से, बीच में पूछूंगा। Consideration missing है, रिजल्ट क्या होगा? पूरा बोला, void नहीं, void agreement, क्योंकि एक void contract भी है, वो बाद में बात करेंगे, अभी के लिए, ठीक है? पूरा बोलना है आंसर। क्या होगा रिजल्ट? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है? अनइंफोर्सेबल बाय लॉ फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, वॉइड एब इनिशियो। अच्छा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है तो क्या होगा? हाँ जी, पार्टीज लीगली कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं है तो क्या होगा? सेम ही तो है, लैंग्वेज डिफरेंट करके पूछ रहा हूं भाई, ठीक है ना? अच्छा प्लीज, ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं है तो क्या होगा? हाँ जी, फ्री कंसेंट मिसिंग है तो क्या होगा? कंसेंट मिसिंग है तो क्या होगा? कंसेंट मिसिंग है तो क्या होगा? कंसेंट मिसिंग है तो फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, ध्यान रख लेना। क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट। कंसेंट फ्री नहीं है तो क्या होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ध्यान सुनना, कंसेंट मिसिंग है तो फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, कंसेंट है बट वो फ्री नहीं है तो क्या होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। पॉइंट समझ आते हैं नालायकों? तो हाउ मेनी एसेंशियल एलिमेंट्स आर सेटिस्फाइड? 5 essential elements are satisfied to form a आदर्श contract, that is valid contract. Is this point clear to everyone? Any doubt you can ask. Clear है ये? तो सर जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में आते ही हम पहले लिखेंगे, लिखने से पहले क्वेश्चन पूछूंगा यही वाले, देखता हूं तुम्हारा जो ऊपर का माला है कितना भरा है उस टाइम तक, राइट? प्लीज, सो हैव अ ब्रेक, ब्रेक के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे फाइनल अकाउंट्स को। थैंक यू वेरी मच।